वेल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग अभी रासायनिक गतिकी के बारे में बात कर रहे हैं। पिछला लेक्चर में आप लोगों ने देखा हम लोगों ने कैसे शुरुआत किया रासायनिक गतिकी का। वहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया के वेग के बारे में हम लोगों ने बात किया था, और हमने कहा था कि अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम बात करेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया के वेग के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम तो आपको ये बताना चाहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के बनने और खर्च होने का जो वेग होता है वो अलग अलग होता है, वो एक समान नहीं होता है, और इसलिए इसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया का वेग हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अभिक्रिया का वेग किसके लिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण के लिए। यहाँ पे लिखेंगे अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग जिसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। अभिक्रिया का वेग जिसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, और वो किसके लिए है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण के लिए अभिक्रिया का वेग हम लोग निकालेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि सबसे पहले हम एक रासायनिक अभिक्रिया लेंगे और उस रासायनिक अभिक्रिया को किसके अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार लिख सकेंगे वो समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया से। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया यहाँ पे ले लीजिए, वो ऐसे लिखिए 2A + 3B, और यहाँ पे ये रिएक्शन जब चलेगा तो बनाएगा 4C + 5D। अब देखिए, रिएक्शन देख के ही आपको लग रहा होगा कि यह रिएक्शन असंतुलित है, क्योंकि यहाँ पर कैसे असंतुलित है आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 मोल है A का, 3 मोल यानी 2 मोल A का खर्च हो रहा है, 3 मोल B का खर्च हो रहा है, तो 4 मोल आपका बन रहा है C का और 5 मोल बन रहा है D का। तो इस तरह से ये रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और इस असंतुलित रासायनिक समीकरण में एक एक करके हम लोग अभिक्रिया के वेग के बारे में समझेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हम अगर A की बात करें तो A का 2 मोल खर्च हो रहा है अभिकार उत्पाद को बनाने में, तो B का 3 मोल खर्च हो रहा है उत्पाद को बनाने में। और जब संतुलित रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया के वेग हमने बताया था, तो उसमें रासायनिक समीकरण में हमने क्या किया था कि अभिकारक और उत्पाद के अभिक्रिया के वेग को एक साथ लिख के सबको बराबर करके लेके आए थे। और हमने एक बात और कहा था वहां पे आपको कि किसी एक अभिकारक या उत्पाद के अभिक्रिया का वेग अगर आप पता कर लेते हैं या आपको दिया हुआ है, तो उसके आधार पे आप बचे हुए दूसरे अभिकारक और उत्पाद के अभिक्रिया के वेग को आसानी से पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पर सब कुछ अलग अलग है, यानी कि अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो A के खर्च होने का वेग, अगर खर्च होने में अगर ध्यान दें कि A का जो सांद्रण खर्च हो रहा है वह 2 मोल खर्च हो रहा है, B का सांद्रण 3 मोल खर्च हो रहा है, तो B के सांद्रण के खर्च होने का जो वेग है वो A के 1.5 गुना ज्यादा है, यानी कि B 1.5 गुना ज्यादा A से खर्च हो रहा है। उसी तरह से बनने में देखिए, तो अगर हम ध्यान दें कि 4 भाग अगर C खर्च हो रहा है तो D का कितना भाग खर्च हो रहा है, 5 भाग खर्च हो रहा है। और अगर हम इसमें A और C की तुलना करें तो A के तुलना में C का जो निर्माण हो रहा है या फॉर्मेशन हो रहा है वो दुगनी गति से हो रहा है।
तो इस स्थिति में इन सबों को संतुलित करने के लिए अभिक्रिया का वेग संतुलित रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया के वेग की तरह लिखने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसके आगे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जिसको स्टोइचियोमेट्रिक गुणक कहा जाता है, उसे इसके सांद्रण में भाग देना होता है। और जब इसके सांद्रण में भाग देते हैं तो इनके खर्च होने और बनने का जो वेग है वो एक समान आता है। तो हमें क्या करना है कि इनको समीकरण को संतुलित ना करके हम लोग अभिक्रिया के वेग को संतुलित अभिक्रिया के वेग के आधार पर लिखना है। कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे समझिए। यहाँ पर क्या लिखते हैं, अभिकारक B के खर्च होने का वेग अभिकारक A के खर्च होने के वेग से क्या है, तो 1.5 गुना है। अतः दोनों को बराबर करने के लिए उनके स्टोइचियोमेट्रिक गुणक से अभिक्रिया के वेग से पहले भाग दिया जाता है। कैसे, जो हम बताते हैं आपको, घबराइएगा नहीं। कैसे भाग दिया जाता है यहाँ पे ऐसे समझिए, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं अभिकारक A के अभिक्रिया का वेग। देखिए ये क्या है, अभिकारक A के अभिक्रिया का वेग लिखना है हमको। अगर ये संतुलित अवस्था में रहता तो कैसे लिखते हैं वो ध्यान दीजिए। तो एक ऋणात्मक मान लगाते हैं और उसके बाद क्या लगाते हैं कि परिवर्तन किसमें, सांद्रण में परिवर्तन, A के सांद्रण में परिवर्तन तथा समयांतराल यानी समय में बदलाव। अब देखिए यहाँ पर ऋणात्मक आवेश क्यों लगाया गया है। अगर ये आपको नहीं समझ में आया है या फिर आप समझना चाहते हैं तो आप जो पहला लेक्चर है हमारा, उस लेक्चर में इसके ऋणात्मक आवेश के बारे में बताया गया है और वहां पे ये समझाया गया है कि अगर हम ऋणात्मक आवेश कैसे लगाते हैं, उस ऋणात्मक आवेश को लगाने का कारण क्या है, या फिर जब उत्पाद के अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो उसमें धनात्मक आवेश का उपयोग क्यों करते हैं। तो आप पहले लेक्चर को बढ़िया से ध्यान से देखिए, वहां पे ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए, ये तो हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया का वेग लिखना। अब हमने कहा कि इसको संतुलित, अगर असंतुलित है तो संतुलित करने के लिए आपको क्या करना है कि अभिक्रिया के वेग से पहले, ये ऋणात्मक यहाँ लगाते हैं, अभिक्रिया के वेग से पहले इसके जो स्टोइचियोमेट्रिक गुणक, अब देखिए सबसे पहले स्टोइचियोमेट्रिक गुणक क्या होता है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मौजूद जो अभिकारक या उत्पाद के पहले अंक लिखा हुआ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका स्टोइचियोमेट्रिक गुणक कहते हैं। कोएफिशिएंट कहते हैं या इसी को गुणक कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अंक लिखा हुआ होता है अभिकारक या उत्पाद के पहले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक गुणक कहते हैं। अब देखिए करना क्या है आपको, इस स्टोइचियोमेट्रिक गुणक से इसमें भाग देना है। तो कितना लिख देंगे, 1/2 लग गया भाग। उसी तरह से अभिकारक A के अभिक्रिया का वेग लिखिए, उसी तरह से अभिकारक B के अभिक्रिया का वेग भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो उसी तरह लिखिए, B के सांद्रण में परिवर्तन बटा लगा समय
और उसमें भाग ऋणात्मक आवेश और उसमें भाग किसे दे देना है, स्टोइचोमेट्रिक गुणक से। तो क्या लिख देंगे, 1/3। तो देखिए अभिकारक के अभिक्रिया का वेग लिख दिए। इस प्रकार से हम लोग अभिकारक के अभिक्रिया का वेग लिखे। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उत्पाद के भी अभिक्रिया का वेग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे उत्पाद के लिए लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए डी के बनने का वेग सी के बनने के वेग से 1.2 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों के वेग को बराबर करने के लिए उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणक से उनके अभिक्रिया के वेग में भाग देते हैं। चलिए, तो उनके अभिक्रिया के वेग में भाग देना है तो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पे। कैसे, तो उत्पाद C के अभिक्रिया का वेग लिखते हैं यहाँ पे। कैसे लिखेंगे, तो अगर ये संतुलित होता तो क्या लिख लेते, अगर ये संतुलित होता जो पिछली क्लास में पढ़े हैं, तो इसके आगे धनात्मक आवेश लगाते तो क्या लगाते हैं यहाँ पे, उत्पाद C के सांद्रण में परिवर्तन और समय में परिवर्तन। लेकिन यहाँ पे क्या है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण और सबको एक साथ करना है, तो इसको इसके स्टोइचोमेट्रिक गुणक से भाग दे दीजिए। उसी प्रकार से अब यहाँ पे लिखेंगे उत्पाद D के अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग बराबर क्या लिखेंगे, तो इसको भी उसी तरह लिखे 1/5 और D के सांद्रण में परिवर्तन बटा समयांतराल। अब ये सब एक समान हो गया। अब क्या हम लोग करेंगे, इस पूरे रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया का वेग लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, दिए गए समीकरण के अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे, सबको एक साथ लेके आइए। तो सबसे पहले यहाँ पे A के लिए लिखिए -1/2 सांद्रण में परिवर्तन A का बटा डेल्टा T बराबर -1/3 सांद्रण में परिवर्तन B का बटा डेल्टा T बराबर क्या लिखेंगे, -1/4 सांद्रण में परिवर्तन D का बटा डेल्टा T। और सबको एक साथ ले आइए और इस प्रकार से ये नहीं C का 1/4 C का ना है, तो चलिए अभी तो C तक ही पहुंचे हैं, D भी लिखना है C और बराबर माइनस यहाँ नहीं लगेगा और बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/5 D के सांद्रण में परिवर्तन बटा डेल्टा T। और इस प्रकार से ये हमारा इस समीकरण के लिए अभिक्रिया का वेग हो गया। तो इस प्रकार से अभिक्रिया का वेग बनाते हैं हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण के लिए। कि असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया का वेग बनाने के लिए आपको संतुलित रासायनिक समीकरण के जैसा ही आपको क्या करना है, अभिक्रिया का वेग लिखना है। लेकिन उसके पहले सिर्फ अभिक्रिया के वेग से पहले आपको क्या कर देना होता है, तो गुना भाग दे देना होता है उसके स्टोइचोमेट्रिक गुणक से। तो चलिए ये तो हो गया अभिक्रिया का वेग। अब इसके आगे तो चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग एक सामान्य समीकरण बनाएंगे जिसके आधार पे हम लोग अभिक्रिया के वेग को लिख पाएंगे, चाहे वो संतुलित हो चाहे तो
असंतुलित हो। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक रासायनिक समीकरण लेते हैं। ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी मिल के बना रहा है स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ये एक रासायनिक समीकरण है। इस रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया का वेग हमको लिखना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं अभिकारक ए के लिए अभिक्रिया का वेग। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस लगाएंगे, 1/a लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मतलब ए के सांद्रण में परिवर्तन और बटा डेल्टा टी। उसी तरह से लिख दीजिए यहाँ पे क्या, अभिकारक बी के लिए अभिक्रिया का वेग। क्या लिखेंगे बराबर, -1/स्मॉल बी, बी के सांद्रण में परिवर्तन बटा डेल्टा टी। ये तो हो गया अभिकारक के लिए। अब आइए उत्पाद। तो यहाँ लिखेंगे उत्पाद सी के लिए अभिक्रिया का वेग बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ तो धनात्मक आवेश लगेगा तो 1/c और सी के सांद्रण में परिवर्तन बटा डेल्टा टी। उसी तरह से यहाँ लिख दीजिए क्या, उत्पाद डी के लिए अभिक्रिया का वेग बराबर क्या लिख देंगे, 1/d और डी के सांद्रण में परिवर्तन बटा डेल्टा टी। तो ये हो गया आपके पास क्या भाई, तो ये अभिकारक के लिए हो गया, ये उत्पाद के लिए हो गया। सबको एक साथ लेके आइए, आपका क्या बन जाएगा, अभिक्रिया का वेग असंतुलित रासायनिक समीकरण के लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा इसी आधार पे। तो लिखेंगे अब समीकरण के अभिक्रिया का वेग। तो समीकरण के अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, -1/a और अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन बटा डेल्टा टी बराबर -1/b डेल्टा b बटा डेल्टा टी बराबर 1/c डेल्टा c बटा डेल्टा टी बराबर 1/d डेल्टा d बटा डेल्टा टी। और इस प्रकार से आपका एक समीकरण तैयार हो गया, एक फॉर्मूला तैयार हो गया। और इस फॉर्मूला को आप किसी भी रासायनिक समीकरण में लगा के उसके अभिक्रिया के वेग को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए, हमने आपको कहा था कि इस रासायनिक समीकरण का जो अभिक्रिया का वेग आपने लिखा है, इस अभिक्रिया के वेग में मान लिया जाए आपको A के अभिक्रिया का वेग अगर आपको पता हो तो B का, C का, D का किसी का भी अभिक्रिया का वेग बता सकते हैं। उसी तरह से अगर आपका D का अभिक्रिया का वेग पता हो तो C का, B का, A का किसी के भी अभिक्रिया का वेग को आप बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं एक उदाहरण के माध्यम से कि अगर हमें किसी एक अभिकारक या उत्पाद के अभिक्रिया का वेग पता हो तो हम लोग किस प्रकार से दूसरे अभिकारक और उत्पाद के अभिक्रिया के वेग को पता कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर एक समीकरण लेते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, तो ये दोनों आपस में मिलके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जल का निर्माण कर रहे हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, नहीं सॉरी 2 4 नहीं हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक के अभिक्रिया का वेग आपका यहाँ पे दिया हुआ है और उसे प्राप्त करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि आगे दूसरे
अभिकारक और उत्पाद के अभिक्रिया का वेग पता करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि t समय में t का अगर मान 0 है तो यह कितना है, 2 मोल है, ठीक है। और यह कितना है, 1 मोल है। और ये भी कितना है, ये तो बना ही नहीं है, ये 0 मोल है। अब देखिए t का मान अगर यहाँ पर कितना हो जाए, 10 सेकेंड हो जाए, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया शुरू हुई है और 10 सेकेंड के बाद इसका कितना मात्रा बचता है, तो अगर यहाँ पे कहा जाए कि इसका 1 मोल बच गया और बाकी का पता नहीं है भाई क्या हुआ जो, तो इसके अभिक्रिया का वेग तो हम आसानी से पता कर सकते हैं सांद्रण परिवर्तन और समय परिवर्तन के आधार पे। और जब इसका पता हो जाएगा हमको तो ऑक्सीजन और जल दोनों के अभिक्रिया का वेग भी हम लोग बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हाइड्रोजन गैस के अभिक्रिया का वेग पता करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन गैस के अभिक्रिया का वेग। देखिए कैसे पता करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले समीकरण के आधार पर लिखेंगे -1/2, फिर हाइड्रोजन गैस के सांद्रण में परिवर्तन और समय में परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के सांद्रण में परिवर्तन कैसे निकालेंगे ये पता कीजिए सबसे पहले। तो सांद्रण परिवर्तन के लिए क्या कीजिए, हाइड्रोजन गैस का फाइनल सांद्रण माइनस हाइड्रोजन गैस का इनिशियल सांद्रण। अब देखिए फाइनल कितना है, तो 1 मोल है और इनिशियल कितना है, तो 2 मोल है। अब फाइनल और इनिशियल प्रारंभिक और अंतिम, तो शुरुआत तो किए थे तो 2 मोल था ना, तो प्रारंभिक 2 मोल हो गया, इनिशियल 2 मोल हो गया। और जब 10 सेकेंड बीत गया तो ये कितना बच गया, 1 मोल बच गया, यानी फाइनल अब 10 सेकेंड के बाद 1 मोल बचा। दोनों में से अगर हम लोग यहाँ पे निकालें तो कितना निकल के आएगा, चलिए यहाँ लिख देते हैं बराबर -1 मोल। ये हो गया सांद्रण में परिवर्तन। अब समय में परिवर्तन, इसको भी निकाल लीजिए। समय में परिवर्तन कितना हो जाएगा भाई, तो देखिए समय में परिवर्तन आपका निकल के आ रहा है, शुरुआती समय 0 सेकेंड था और अंतिम समय 10 सेकेंड है, यानी 10 सेकेंड ऐसे लिख देते हैं, t फाइनल माइनस t इनिशियल बराबर 10 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड बराबर 10 सेकेंड। दोनों का मान यहाँ पे रखिए, -1 मोल। कैसे, तो माइनस पहले है और यहाँ पे देखिए माइनस पहले है, 1/2 हो गया और यहाँ पर परिवर्तन निकल के आया कितना आपका, तो -1 मोल ये परिवर्तन निकल के आया और बटा में कितना आपके पास हो गया, तो 10 सेकेंड हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे, तो देखिए कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस से गुना हो जाएगा, तो ये 1 × 1 हो जाएगा बटा 2 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1/20। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 20 से ऐसे कर दीजिए, 1/2 × 10 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0.5 और फिर 10 से गुना हो जाएगा तो 0.05 ये मोल सेकेंड इनवर्स। ये मोलर सेकेंड इनवर्स क्या है, तो ये अभिक्रिया के वेग का क्या है, इकाई है, जो हम आपको बताएंगे आगे कि किस प्रकार से हम लोग इकाई प्राप्त कर सकते हैं। अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होती है, फिलहाल हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अब मिल गया, देखिए अभिक्रिया का वेग मिल गया आपको, किसका, हाइड्रोजन गैस का। अब हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया का वेग जैसे ही मिला आपको, तो अब क्या कर दीजिए आप, इस पूरे समीकरण का अभिक्रिया का वेग निकाल लीजिए। और जैसे ही पूरे समीकरण का अभिक्रिया का वेग आप प्राप्त करेंगे तो एक का मान रख के दूसरे का मान हम पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए बताते हैं यहाँ पे आपको। यहाँ पे समीकरण के अभिक्रिया का वेग यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ लिखें, यहाँ पे लिखिए समीकरण के अभिक्रिया का वेग। चलिए पूरे समीकरण के अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। कितना लिखेंगे, देखिए यहाँ शुरुआत कीजिए, -1/2 हाइड्रोजन के सांद्रण में परिवर्तन बटा ΔT बराबर, यहाँ से आइए
ऑक्सीजन गैस के सांद्रण में परिवर्तन बटा डेल्टा टी, क्योंकि एक है तो एक के लिए कुछ लिखिए या ना लिखिए बात बराबर, एक से भाग देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए उत्पाद का क्या हो जाएगा, 1/2 H2O के सांद्रण में परिवर्तन बटा डेल्टा टी। अब देखिए इसका तो आपको पता हो गया, हाइड्रोजन गैस का तो आप पता कर लिए। अब क्या कीजिए, आप अगर चाहते हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन गैस के सांद्रण में मतलब अभिक्रिया का वेग क्या होगा ये पता करना है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीजन के अभिक्रिया का वेग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभिक्रिया का वेग इन दोनों को लेना है एक साथ में, देखिए कैसे, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम एक बार, -1/2 हाइड्रोजन गैस के सांद्रण में परिवर्तन बटा डेल्टा टी बराबर माइनस ऑक्सीजन गैस के सांद्रण में परिवर्तन बटा डेल्टा टी। और इतना का मान तो आप पता कर चुके हैं, कितना, तो बराबर 0.05 मोल सेकेंड इनवर्स बराबर, देखिए और ये पता करना है माइनस डेल्टा O2 बटा डेल्टा टी। और इतना का मान जब आपको पता करना है और इतना का मान आपको मिल चुका है, तो आप क्या कीजिएगा, जितना वैल्यू है उस वैल्यू से आप क्या कीजिएगा, गुणा कीजिएगा। तो क्योंकि इस मान एक ही है तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मान निकल के आ गया कितना, 0.05 मोल सेकेंड इनवर्स का वैल्यू इतना ही आ जाएगा आपके पास, कितना, 0.05 मोलर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, एक से गुना कीजिएगा तो बात बराबर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर O2 के अभिक्रिया का वेग तो आपने पता कर लिया। अब चलिए यहाँ पे हम आपको जल के अभिक्रिया का वेग पता करते हैं। तो H2O के अभिक्रिया का वेग, तो H2O के अभिक्रिया का वेग की अगर हम लोग बात कर लें तो कैसे करेंगे बात, तो यहाँ पर देखिए ऐसा कीजिए कि इसका मान आपको पता है, इसका मान आपको पता करना है, इसका मान पता है, इसका मान पता करना है, तो क्या कीजिए यहाँ पे लिखिए -1/2 डेल्टा H2 डिवाइड बाई डेल्टा T बराबर, यहाँ लिख दीजिए 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O बटा डेल्टा T। ठीक है, अब इससे हम लोग इसका मान मिला हुआ है हमको कितना, 0.05। तो चलिए देखिए यहाँ पे 0.05 इसका वैल्यू आ गया, बराबर लिखिए 1/2 H2O के सांद्रण में परिवर्तन बटा डेल्टा टी, और लिखिए H2O के सांद्रण में परिवर्तन बटा डेल्टा टी बराबर कितना हो जाएगा, 0.05 गुने 2, और 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.010 मोल सेकेंड। तो ये आ गया आपके पास कि किसी एक रासायनिक समीकरण में किसी एक अभिकारक या उत्पाद में से किसी का भी अगर आपको पता हो अभिक्रिया का वेग, तो उसके आधार पे आप उस रासायनिक समीकरण में दूसरे अभिकारक और उत्पाद के अभिक्रिया के वेग को आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया का वेग किस प्रकार पता करते हैं, इसको पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के वेग को समय के आधार पे हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक होता है औसत रासायनिक अभिक्रिया का वेग और दूसरा होता है तात्क्षणिक रासायनिक अभिक्रिया का वेग। एक को कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये दोनों क्या होते हैं, अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अभिक्रिया के वेग को हम लोग समय के आधार पे दो भाग में बांट लेते हैं। यहाँ पे अभिक्रिया का वेग लिखिए और इसको दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा, पहला होगा औसत अभिक्रिया का वेग
जिसको कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और दूसरा होगा हमारे पास तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग। तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। तो तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, औसत अभिक्रिया का वेग, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए इसका एक एग्जांपल आपको बताते हैं कैसे आप समझिएगा कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि औसत अभिक्रिया का वेग क्या होता है और तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है। जैसे देखिए, हम मान लीजिए जाए यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं एक ट्रेन से, तो यहाँ पर मान लीजिए जाए कि पटना है और यहाँ पर क्या है, दिल्ली। दोनों के बीच का दूरी हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर मान लेते हैं, या 1200 छोड़िए, कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 1000 किलोमीटर मान लेते हैं। और इसको जाने में लग गया कितना, 12 घंटे का समय लग गया। यानी एक ट्रेन पटना से दिल्ली की ओर चली, जिसमें पटना और दिल्ली के बीच का जो दूरी है वो 1200 किलोमीटर है, और ट्रेन को पटना से खुलकर दिल्ली पहुंचने में 12 घंटे का समय लगा। तो अब इसका चाल क्या रहा होगा, तो देखिए चाल बराबर आप क्या लिखते हैं, चाल बराबर क्या लिखते हैं कि दूरी बटा समय। दूरी दिया हुआ है कितना, 1200 किलोमीटर, और यहाँ पर 12 घंटा बराबर 12 से 12 कट गया, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ट्रेन चल रहा था। एक बात बताइए, क्या ट्रेन सभी जगहों पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा होगा, या फिर कहीं पे इसकी रफ्तार ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, चाल ज़्यादा होगी, और कहीं पे इसका चाल कम होगा। जैसे कि अगर स्टेशन आता होगा जहाँ रुकना होता होगा तो स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 0 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो जाता होगा जब ये स्टेशन पे रुकता होगा। जो पटना से चला और दानापुर में रुकना है तो क्या होगा कि दानापुर में रुक गई ट्रेन, वहाँ पे 0 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर वहाँ से चलने लगी ट्रेन तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20, 25, 30, 35, 40, 50, इस तरह से उसका स्पीड बढ़ा होगा। तो सब जगह एक समान नहीं रहा होगा, और जब फ्री स्पेस मिला होगा, ज़्यादा डिस्टेंस है, ज़्यादा दूरी है 2 स्टेशन के बीच की, और रास्ता खाली हो, तो ट्रेन हो सकता है 120, 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी चल रही होगी। तो अगर खाली स्थान मिल गया, खाली जगह मिल गया जहाँ पर के ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल ओके है, ग्रीन है, तो वहाँ पे ट्रेन का स्पीड ज़्यादा रहा होगा, और जहाँ पे स्टेशन आ गए होंगे वहाँ पे ट्रेन का स्पीड कम रहा होगा। तो ये जो आपने चाल निकाला, स्पीड निकाला, ये क्या निकाला, ये एक औसत चाल है जो लंबे समय के लिए होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट का आप चाल निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं, जो बिग टाइम इंटरवल, लंबे समय अंतराल के लिए निकाला जाता है, उसे औसत वेग या औसत चाल कहते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर ट्रेन खुली पटना से और खुलने के बाद दानापुर पहुंची, और दानापुर में पूछ लेंगे बताइए ट्रेन का स्पीड क्या है, चाल क्या है, फिर वहाँ से चली, कुछ दूर आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद फिर वहाँ पे पूछ लेंगे बताइए ट्रेन का स्पीड क्या है, चाल क्या है। तो यानी कि छोटे छोटे समय अंतराल पे जो स्पीड और चाल निकालते हैं उसको तात्क्षणिक चाल कहते हैं, मतलब तुरंत का पता हुआ किया हुआ चाल। तो इस तरह के चाल को तात्क्षणिक या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड या रेट कहते हैं। उसी तरह से एक रिएक्शन के बारे में सोचिए कि एक प्रतिक्रिया चल रही है, 2 अभिकारक आपस में मिले, तो जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की ही बात की कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस जब आपस में मिले तो मिलने के बाद जल का निर्माण किए, तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस शुरुआत में जब अभिक्रिया शुरू हो रही होगी तो हाइड्रोजन गैस का कुछ सांद्रण होगा, ऑक्सीजन गैस का कुछ सांद्रण होगा, जबकि जल का सांद्रण उस समय कुछ नहीं रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया बड़ी होगी
तो कुछ ना कुछ जल का भी सांद्रण बना होगा, उत्पाद का निर्माण हुआ होगा, अभिकारक का सांद्रण घटा होगा। तो ये धीरे धीरे समय अंतराल पे अभिकारक के सांद्रण में कमी होती गई होगी और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती गई होगी। उसी प्रकार से अगर कहा जाए कि 5 घंटा में क्या हुआ कि समीकरण पूरा हो गया, और समीकरण पूरा होने में अभिकारक का 5 मोल खर्च हो गया कितने देर में, 5 घंटा में, तो उसका स्पीड पता करना है तो आसानी से पता किया जा सकता है। तो बड़े समय अंतराल में अगर हम किसी भी अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन पता करते हैं तो उसे औसत अभिक्रिया का वेग कहते हैं। और अगर छोटे छोटे अंतराल पे यानी कि 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 मिनट, 4 मिनट पे अगर हम किसी भी अभिक्रिया का सांद्रण में परिवर्तन पता करते हैं तो उसे हम तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो औसत अभिक्रिया का वेग बड़े समय अंतराल के लिए और तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग छोटे समय अंतराल के लिए। ये ध्यान रखना है आपको कि अगर 2 सेकंड, 4 सेकंड पे पता कर रहे हैं, 10 मिनट पे पता कर रहे हैं, 15 मिनट पे पता कर रहे हैं, आधा घंटा पे पता कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे समय अंतराल जो हैं ये क्या कहलाएंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या तात्क्षणिक अभिक्रिया। लेकिन अगर बड़े समय अंतराल के लिए अगर हम अभिक्रिया का वेग पता कर रहे हैं तो उस अभिक्रिया के वेग को क्या कहेंगे, उस अभिक्रिया के वेग को औसत अभिक्रिया का वेग कहेंगे। इस बात को ध्यान रखना है, औसत अभिक्रिया का वेग बड़े समय अंतराल के लिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को पता करना ही क्या कहलाएगा, औसत अभिक्रिया का वेग। जबकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को छोटे समय अंतराल के लिए पता करना वो क्या कहलाएगा, हमारा तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। तो चलिए अब हम इसको शुरुआत करते हैं औसत अभिक्रिया के वेग से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग औसत अभिक्रिया के वेग को परिभाषित कर लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन अगर बड़े समयांतराल में प्राप्त किया जाता है तो उसे औसत अभिक्रिया का वेग कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन अगर बड़े समय अंतराल में प्राप्त किया जाता है तो उसे औसत अभिक्रिया का वेग कहते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे औसत अभिक्रिया का वेग बराबर, लिख दीजिए, अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। और यहाँ पे मान लीजिए कि माना कि अंतिम सांद्रण, या फिर ऐसे देखिए, माना कि अभिकारक तथा उत्पाद अभिकारक तथा उत्पाद का अंतिम सांद्रण C2 है तथा प्रारंभिक सांद्रण C1 है। माना कि अभिकारक तथा उत्पाद का अंतिम सांद्रण C2 है तथा प्रारंभिक सांद्रण C1 है, तो C1 है तथा सांद्रण में परिवर्तन में लगा
समय t2 है जो t1 से प्रारंभ हुआ है। चलिए, प्रारंभिक सांद्रण और अंतिम सांद्रण मिल गया। तो अब लिखेंगे यहाँ पे सांद्रण में परिवर्तन क्या हो जाएगा, C फाइनल माइनस C इनिशियल बराबर C2 माइनस C1 और समयांतराल बराबर हो जाएगा T फाइनल माइनस T इनिशियल बराबर T2 माइनस T1 और इसको लिखेंगे औसत अभिक्रिया का वेग बराबर लिख देंगे C2 माइनस C1 बटा T2 माइनस T1 और फिर यहाँ लिख दीजिए औसत अभिक्रिया का वेग बराबर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C बटा चेंज इन T। और ये मिल गया औसत अभिक्रिया का वेग। इसको ध्यान रखना है कि औसत अभिक्रिया का वेग हमेशा बड़े समय अंतराल के लिए होगा, जिसमें कि अंतिम सांद्रण से प्रारंभिक सांद्रण को घटाकर हम सांद्रण में परिवर्तन पता करेंगे और अंतिम समय से प्रारंभिक समय को घटाकर समय में अंतर पता करेंगे और सांद्रण में परिवर्तन को जब समय अंतराल से हम भाग देंगे तो हमें जो अभिक्रिया का वेग मिलेगा वो औसत अभिक्रिया का वेग मिलता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोगों ने अभिक्रिया के वेग को समझा है। संतुलित तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। असंतुलित रासायनिक समीकरण को आज समझने की कोशिश किए हैं और उससे बनने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश किए हैं। और हम लोगों ने आज समय के अनुसार से, खर्च होने वाले समय के अनुसार से हमने अभिक्रिया के वेग को दो भागों में बांटा, एक औसत अभिक्रिया का वेग और दूसरा तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग। तो आज हमने औसत अभिक्रिया के वेग के बारे में बात किया है, उसे हमने एक्सप्लेन किया है। कल के क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया के वेग के बारे में, उसके अलावा अभिक्रिया के वेग का इकाई और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारक। इनके बारे में अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम दोबारा आपको बताएंगे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ में हमारे वीडियोज को अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।